और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के विवादास्पद बयान पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष देश के रंग के आधार पर, लोगों की चमड़ी के रंग के आधार पर बयान दे रहा है और उस आधार पर वो देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी जी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी बहुत स्वागत है आपका। रितु चौधरी जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। रितु जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जुड़े हुए। विनोद जी आपका भी स्वागत है। और विनोद जी आपके साथ अगर इस चर्चा को शुरू करना चाहें, समझना चाहें कि एक के बाद एक कई सारे विषय है और अब ये जो चमड़ी के रंग के आधार पर ये क्या किस तरह की राजनीति है? क्या ये एक और बांटने की और राज करने की, या कहे कि वोट लेने की एक सियासत है? कैसे देखते हैं इसको? देखिए समय टाइमिंग की है निखिल। नेशन स्टेट और सिविलाइजेशनल स्टेट को लेके कांग्रेस की तो अपनी विचारधारा रही है और वो उसी विचारधारा पे इतिहास लेखन से लेके सारी परंपराओं को उन्होंने उतना ही तक रखा। तो मतलब वो एक तरह से मान चुके थे कि आज़ादी के बाद की बात व्यवस्था में आप वो देखें कि जितने भी वो परंपरा बनी थी वो एक नेशन स्टेट के लिए बनी थी और वो नेशन स्टेट की बात करते थे। सैम पित्रोदा जो पीएम अभी कह रहे थे कि वो फिलोसफर है, फिलोसफर एक गाइड भी हैं राहुल गांधी के। विदेशों में जब कभी भी उनका कभी विजिट होता है, कहीं सभाएं होती है, मीटिंग होती है, सैम पित्रोदा ही कराते हैं। ओवरसीज कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट भी हैं। इतने सारे चीजों के बाद अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है, वो आज पहली बार नहीं कह रहे हैं। टाइमिंग ये है कि जिस चुनाव के दौर में उन्होंने ये बात कही है तो कांग्रेस के अपने जितने एजेंडे हैं उसको एक तरह से उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। एक्सपोज इन द सेंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक देश को, एक भारत को एक सिविलाइजेशनल स्टेट के लिए मानते हैं, तब आप भारत की प्राचीन सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारतीय होने का गौरव करते हैं जी। लेकिन जब आप वेस्ट के उस फिलॉसफी को नेशन स्टेट बनाते हैं तब आप उस परिभाषा को बहुत सारे स्टेट को मिला के एक नेशन बनाते हैं। तो ये सोच के अंतर जो है, इस अंतर को एक तरह से सैम पित्रोदा ने दोबारा एक तरह से रेखांकित कर दिया है। निखिल सबसे इंपॉर्टेंट ये है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि पहले हम कौन हैं, इस बात को जाननी पड़ेगी और इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश के महान सभ्यता के हम एक सूत्र हैं और इस महान सभ्यता के हम एक अंग हैं। और जब पीएम मोदी कहते हैं इस बात को कि ये डेमोक्रेसी जो है भारत की, वो पूरे दुनिया की ये जननी है इंडिया, और उसके बाद अगर इस तरह के तर्क गढ़े जाते हैं तो आप मान के चलिए कि भारत की इस सभ्यता, भारत की इस संस्कृति को लेके जो गौरव होना चाहिए था उसको लेके अभी भी कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस पार्टी के जो गाइड है, फिलोसफर गाइड है, उनको अभी भी हिचक है। वो ये मान के चलते हैं कि विविधता का ये देश सिर्फ व सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बना है। वो ये मान के नहीं चलते हैं कि हजारों साल की जो भारत की प्राचीन परंपरा है, भारत की सभ्यता है, वो एक फैक्टर है इंपॉर्टेंट जो भारत को एक रखा है। अगर रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान का जिस समय में बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान ने अपना
पूरा का पूरा फिलोसफी और अपना पूरा का दर्शन उसने अपने को, आप ये सोच लीजिए कि जो तुर्क आक्रमण हुए थे उसके बाद पाकिस्तान अपने को इतिहास मानता है, और वहीं से जो मुगल के जो यहाँ पे बादशाह थे या मुगल के शासक थे, उस दौर को वो अपने इतिहास में रेखांकित करता है। तो आज देखिए 30 साल के आते आते पाकिस्तान का विभाजन हो गया, उसने भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को नहीं जोड़ा, और एज ए नेशन वो फेल हुआ था। ठीक बात है। तो रितु चौधरी जी, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि इतने सारे विवादों के बीच में अब ये नस्ल भेद की बात करना, कहाँ तक आपको लगता है कि ये सैम पित्रोदा पहले विरासत टैक्स और अब ये नस्ल भेद की बात आप लोगों को मुझे लगता है कि फंसाते ज्यादा हैं? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। ये बयान जो है वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, वो उनका निजी बयान है, और इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सदैव जो है पिछड़े, वंचितों, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासियों की बात करती आई है, और हमेशा से उन लोगों की बात करती आई है जो लोग बिल्कुल हाशिए पे रखे गए। और जो भेदभाव की बात है वो केवल और केवल भाजपा जो है वो करने का काम करती है, चाहे वो रंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे रीजन के आधार पर हो। वो भेदभाव करने का काम जो है वो भाजपा करती आई। दलितों को उनके अधिकार नहीं देना, आदिवासियों को बड़े समारोह में सम्मिलित नहीं होने देना, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, मजदूरों को लाठियों से पिटवाना, किसानों को जो है किसानों के रास्ते में कील बिछवाना, और इस तरह का जो बांटने का काम है या नफरत करने का, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, ये जो है ये नीति जो है ये भाजपा की है, कांग्रेस की कभी नहीं। लेकिन बयान तो आपके नेता दे रहे हैं। देखिए, ये पहले ही जो है हम इस चीज को पहले ही कर चुके हैं कि ये बयान जो है कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का बयान नहीं, और हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन आपके ओवरसीज मैडम आपके ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं वो, तो आप कैसे इस बात को दरकिनार कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल हम दरकिनार कर सकते हैं। किसी के अध्यक्ष होने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी किसी भी बात का जो है वो कांग्रेस की बात हो जाएगी। अगर मान लो मैं जो है कांग्रेस की प्रवक्ता हूं और मैं किसी इस प्रकार का बयान देती हूँ, वो मेरा निजी बयान, कांग्रेस के आधिकारिक तौर पे मैं इस तरह से बात नहीं बोल सकती। तो आधिकारिक तौर पर बयान कौन देगा? कांग्रेस के प्रवक्ता ही तो आधिकारिक तौर पर बयान देने के लिए लाए जाते हैं। प्रवक्ता ही तो आधिकारिक बयान देंगे, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो बयान देंगे, जो पदाधिकारी हैं वो बयान देंगे। जी जी, कांग्रेस का आधिकारिक बयान क्या होगा वो मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं कोई इस तरह का अनशर्ट बात बोलती हूँ और वो मैं पीछे से बोलती हूँ, तो उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, और कांग्रेस बिल्कुल इस बात को, यानी कि अगर कोई अच्छी बात आप बोलती हैं मैडम, इसका मतलब अगर आप कोई अच्छी बात बोलती हैं तो वो आपकी अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो पार्टी की नहीं रही, यानी कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसा चलेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपको इसको जानने के लिए कांग्रेस का इतिहास जानने की बहुत जरूरत है। हमने उन व्यक्ति को जिसको सदियों से जो है भाजपा जैसी सोच जो है जो पिछड़ेपन की बात करती है और जो दलितों को पीछे रखती है, आदिवासियों को पीछे रखती है, रंग भेद करती है, जाति भेद करती है, इस प्रकार के लोगों को हमेशा हमने पार्टी में जो है आगे स्थान दिया। हमेशा उनको उनकी बात की, चाहे वो देश के आधार पे हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो उनको नौकरियों में समानता देने की बात हो, और भारत के विभिन्न स्थानों पर बराबरी का जो बात करती है वो कांग्रेस पार्टी करती है। तो जो बराबरी का देने का काम है वो कांग्रेस पार्टी करती है। तो इस प्रकार का बयान कांग्रेस की बिल्कुल भी ऐसी, ठीक है। अब बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, बीजेपी से जवाब ले लेते हैं धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी, आपने सुना पहली सबसे बात तो रितु चौधरी जी ने कहा कि वो इंडियन वो जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे पदाधिकारी हैं लेकिन उनका बयान नहीं है, और इन्होंने उससे बढ़कर एक बात और कही कि अगर प्रवक्ता के तौर पर भी वो कोई बात कहती हैं जो गलत होती है तो कांग्रेस की नहीं होगी। तो इस पर तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने की मुझे जरूरत है शायद। और दूसरी चीज ये भी है कि ये जो सारा बयान है, क्या मायने इसके निकाले जाएं? क्या कोई निहितार्थ है इसके पीछे? जानबूझकर दिया गया बयान है सैम पित्रोदा का? निखिल जी, बर्बाद गुल नलसेमन करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जब प्रवक्ता कहे कि राष्ट्रीय जो जी जी राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी बात का, ऐसे लोगों से बात का और ऐसे लोगों से क्या बात करिएगा? कल कहेंगे इस बात में कोई वैल्यू नहीं। कौन सी बात का वैल्यू है? कौन सी बात बिना वैल्यू के है? और अब वर्षीय अध्यक्ष की बात की वैल्यू नहीं है तो आपकी बात का क्या वैल्यू? कहीं मेरी बात भी गलत हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं। ये तो दूध भात, बच्चे जब खेलते थे बचपन में हम लोग तो कहते थे कि गलती हो जाए तो दूध भात, तो कांग्रेस को अब दूध भात मान लिया जाए भारत की राजनीति में कि कांग्रेस अब दूध भात हो गई, उसकी कोई गलती का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस सिलेबस ही गलत पढ़ रही है और अब कह रही है कि कांग्रेस का इतिहास जानना चाहिए। हाँ, 1885 में एलन ओक्टेवियो मैकग्रे ने स्थापित की थी, जिसकी नीति थी कि भात बांटो और राज करो। कांग्रेस उसी राज पर, देश के खंडन पर कांग्रेस का मंडल होता रहा। देश का खंडन करना और विखंडन करना और बांट बांट में, भाषा में, संप्रदाय में, जाति में, पिछड़ा में, अगड़ा में, पिछड़ा में सबको बांटना। दलित से दरी बिछवाए, पिछड़ा से पांव पोछ समझा। आपने दलितों का हक उठा करके आंध्रा में 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया, कर्नाटका में 4% दलित का पिछले दरवाजे से, ओबीसी का छीन करके पिछड़ों का पिछले दरवाजे से दिया। आपकी हकीकत सामने आ गई। अब कोई आपको ना वोट देने को तैयार है, ना चोट देने को तैयार है, ना कोई सुनने को तैयार है, ना कोई समझने को तैयार है। नहीं, ये जो बयान दरअसल सुनिए, अरे होल्ड ऑन धनंजय जी, मैं ये कह रहा हूं, आप बताइए। अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए निखिल जी, जब ऑन कैमरा ऑन माइक प्रवक्ता ये कहे कि वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन वो कह दिया, उसका क्या मतलब? अब बताइए, उसके बाद आप किससे क्या बात करिएगा? कह रहे कि गलती हम बोलते हैं उसके लिए पार्टी जिम्मेवार नहीं, तो कौन जिम्मेवार है? जहां जिम्मेवारी ही नहीं तय होती है, कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। कंफ्यूज है कांग्रेस, की फ्यूज है कांग्रेस, की डिफ्यूज है कांग्रेस। क्या है भाई कि कूड़ा हो चुकी है कांग्रेस? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, क्या सुनिए, कैसे अरे सुन तो लीजिए, कैसे लोगों से बात कर रहे हैं? एक मिनट धनंजय जी, अरे धनंजय जी सुनिए तो, अरे धनंजय जी सुनिए भाई, सुनिए तो, अरे सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ये बयान था दरअसल उसका हम निहितार्थ समझना चाहते थे कि ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन मैं अभी नहीं, अब सुनिए धनंजय जी, आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने बहुत सारी कही। अब मैं ऋतु चौधरी के पास जाऊंगा, वो कुछ कहना चाह रहे। जी निखिल जी, मैं आ रहा हूं धनंजय जी, आपके पास भी आऊंगा। थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, आपके पास भी आऊंगा, आपके पास आऊंगा धनंजय जी, थोड़ा सा अपने विचार होल्ड कर लीजिए। ऋतु जी को सुन लेते हैं। जी ऋतु जी। निखिल जी, ये कह रहे हैं कि जो भी बयान जो है अगर किसी अध्यक्ष ने दिया या किसी ने दिया तो वो पार्टी का बयान हो जाता है। इसका मतलब जो संविधान बदलने की बात जो इनके नेता कर रहे हैं, इसका मतलब वो आधिकारिक तौर पे मोदी जी का बयान है। क्या जेपी नड्डा, क्या कोई बयान जेपी नड्डा जी की तरफ से, अमित शाह जी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से आया है? नहीं, इनके किसी बड़े नेताओं की तरफ से, इनके सांसदों की तरफ से, इनके मंत्रियों की तरफ से बयान आया है। कल ही जो है दिया कुमारी जी ने दिया है, जो इनकी जो है टिकट पे चुनाव लड़ रही है, उन्होंने जो है बयान दिया है। तो इस तरह के जो बयान है अगर भाजपा की तरफ से आते हैं तो हम ये मान लें और आधिकारिक तौर पे ये भाजपा का बयान है, इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया धनंजय जी। देखिए, बात कर रहे हैं सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा। जब तक सैम पिट्रोडा नहीं होते तब तक उनको सोनिया सेना में सम्मान मिलना बहुत ही संभव नहीं था। इसीलिए सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा सैम पिट्रोडा हो गए सोनिया सेना में सम्मान पाने। और कांग्रेस के नेताओं का कल्चर ये रहा है कि उनकी या तो पढ़ाई पश्चिम से रही है, या पढ़ाई और लुगाई दोनों पश्चिम से रही, तो भारत की संस्कृति उनको ठीक से समझ में कभी आई नहीं। हम हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। इस देश को एक माला में पिरो करके, इस माला के मोती से को जोड़ करके जो हम मुल्क को चला रहे हैं, जो बात हुई है, सुनिए धनंजय जी, जो सवाल पूछे गए धनंजय जी, माल होना चाहिए। अरे सुनिए तो धनंजय जी, एक मिनट ऋतु जी। धनंजय जी, दरअसल सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए, जो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया किस बात के लिए? प्रश्न का जवाब तो आपके सवाल से, ही होता है ना। किसी पार्टी का सरबराह शीर्ष पिच पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर बोलता है तो उसको पार्टी के लिए एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनिए, एक दूसरे के ऊपर आप दोनों लोग बोल रहे हैं और एक दूसरे इस्तेमाल किए। क्या किसको क्या कह दिया? के लिए किया है कि इनकी पढ़ाई और लुगाई जो है वो विदेश से आती है, इनको अभी माफी मांगने को कहिए। ये उनका बयान है, वो समझे अगर माफी मांगना चाहते हैं। अगर वो उस पे मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आपको जो करना है अगर इसमें अगर उस बात पे वो टीवी पे, वो भी दूरदर्शन पे नेशन चैनल है, आधिकारिक चैनल है, इस पर इस तरह की बात नहीं कर
नहीं, इसमें अगर वो उनका बयान है, उनकी सोच है, उनके विचार है, आप उनको कहना चाहिए, इसमें कोई गाली तो है नहीं। इस तरह की अश्लील भाषा का अगर मैं अश्लील कौन सा हुआ? अश्लील कौन सा शब्द है इसमें? मैडम कौन सा शब्द अश्लील है? निखिल, इन्होंने अभी बोला, जी। अभी मैंने 2 बार आपके चैनल पे नहीं, आपने इन्होंने बोला कि भाई साहब आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात का भी कोई वैल्यू नहीं है, तो उस कांग्रेस की क्या बात करेंगे आप? अरे इसमें कुछ अश्लील नहीं है मैडम, इसमें कुछ अश्लील नहीं है। अगर राहुल गांधी जैसे, हम तो सिर्फ राहुल गांधी को चैंपियन समझते थे भाई। एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए धनंजय जी, पता नहीं था। धनंजय जी एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। भाजपा पार्टी को जो है ठीक है, किया है, ठीक है, ठीक है, जैसी पार्टी वैसा प्रवक्ता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं विनोद जी के पास आना चाहूंगा। विनोद जी ये बताइए कि ठीक कर रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी अकेले इंटरटेनर नहीं है, चलिए आप उनसे भी बड़े इंटरटेनर। ठीक है, चलिए एक दूसरे के ऊपर देखिए, इस तरह से पर्सनल बताइए। और मैं चाहूंगा कि भाषा का संयम दोनों लोग बनाए रखे। देखिए कोई चीज, देखिए एक मिनट धनंजय जी, आज आपको क्या हो गया है? आप तो बिल्कुल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। एक मिनट धनंजय जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। मैं एक बात ये कह रहा हूं कि आप दोनों लोग बड़े ही विद्वान प्रवक्ता रहे हैं और कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि आप लोग इस तरह से बिलो द बेल्ट हिट करें। ठीक है, भाषा कोई भी अश्लील नहीं हुई है, ये मैंने देखा है। उन्होंने लुगाई शब्द का प्रयोग किया है, अश्लील नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप दोनों लोगों से कि इस तरह की भाषा शैली पर मत आइए, क्योंकि वो फिर जानते हैं डिबेट डिरेल हो जाती है, जो विषय है उससे अलग हो जाते हैं। पर्सनल बिल्कुल मत होइए, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। और मैं विनोद जी के पास आऊंगा। विनोद जी ये जो पूरा विमर्श है, दरअसल आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अब एक नया एजेंडा कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है, वो नस्ल भेद का, रंग भेद का? क्योंकि जो राहुल गांधी का एक और बयान आया था, जो हमने आपको दिखाया भी, कि परीक्षा का पर्चा अगर उच्च वर्ग के लोग बनाएं तो जो उच्च वर्ग के छात्र हैं वही पास होंगे, अगर दलित परीक्षा का पर्चा बनाएगा तो दलित पास होंगे। इस तरह का जो विभेद है कहीं ना कहीं समाज को बांटने जैसा दिखता है आपको? देखिए, समाज के बांटने की बात तो बिल्कुल सही है और एकदम आप इस बात को देखिए। लेकिन इस चर्चा के साथ में जो आज हम लोग जिस पर डिस्कस करने के लिए अपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, देखिए आप एक गंभीर विषय को एक तरह से हल्की फुल्की बातों से संविधान, बिल्कुल ठीक है, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, ये सब चीज आपका नैरेटिव हो सकता है। लेकिन भारत का जो नजरिया भारत का है, वो नजरिया भारत का आप पे आज भी सवाल पूछ रहा है। रितु जी, जरा आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप उनको अपना जवाब दीजिएगा, बीजेपी प्रवक्ता को, धनंजय जी को। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बात जो सैम पित्रोदा ने ही कही है, क्या ये कांग्रेस पार्टी ने इतिहास लेखन से, आप अगर देखिए कि भारत के इतिहास को अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया से मानते हैं या आप रोमिला थापर से मानते हैं, कि क्या इस देश के हजारों साल की जो परंपरा है, हजारों साल की जो संस्कृति है, वेद से लेके पुराण से लेके वो सारी संस्कृति, वो सारे आप इतने हमारे विद्वान से लेके, चाणक्य से लेके और अशोक सम्राट से लेके, ये सारे चीजों का वैभव खत्म हो जाता है उस वेस्टर्न नजरिए में, जब आप इसको एक नेशन स्टेट बनाते हैं। तब अगर इस बीच में 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, तो उनको क्यों नहीं कहा जाएगा कि भारत को भारत के नजरिए से देखने की एक परंपरा 70 साल के बाद शुरू हुई है। वो इसलिए कहा जाता है कि भारत की जो मूल अवधारणा है, भारत का जो मूल चिंतन है, आज पूरे विरासत के विकास के साथ अब जब आप विरासत देखते हैं तो वो चीज आपके सामने में नजर आती है। ये संकोच क्यों थी इस कांग्रेस पार्टी में आजादी के बाद से, कि जब कभी भी वो संस्कृति और अपने तीर्थ स्थलों को लेकर बात करती थी तो सकचाते हुए नजर आती थी। ये सेकुलरिज्म का कौन सा ऐसा गुनाह था कि भारत के इतने जो धरोहर थे, शंकराचार्य 8वीं सदी में निकला हुआ एक सन्यासी केरल से देश के अलग अलग हिस्सों में 4 मठ स्थापित करता है, तो क्या वो समय में वो नेशन स्टेट था? ये हम इस बात को भूल रहे हैं। कई फॉरेन ऐसे जो हमारे राजनीतिक विद्वान हैं, वो ये बता चुके हैं कि भारत को एक रखने में, भारत की इस इंटीग्रिटी एज ए कंट्री बनाने में कोई राजा महाराजा स्टेट जो साम्राज्यवाद इस सब का कभी रोल नहीं रहा है। ये उसकी मूल अवधारणा, मूल चिंतन, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता है, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को जोड़ रखा है। इस जो मूल सभ्यता है और मूल संस्कृति है, उसके लिए के कांग्रेस में क्यों संकोच है? यही सवाल तो पीएम मोदी ने कई बार उठाया है सिविलाइजेशनल स्टेट से,
कि भाई हम क्या हैं। अगर हमारी अपनी पहचान, जो ऐतिहासिक पहचान है, हमारा जो गौरव है, उससे खत्म हो जाए, राम मंदिर से, अयोध्या से अगर राम की पहचान से हम अपनी पहचान ना जोड़ें, तो आप क्या हमको वेस्ट से उस सिविलाइजेशन को बताएंगे? हम अपने वेस्ट के मॉडल में अपनी पहचान को जोड़ेंगे? बहस ये है। और रितु जी, इस पे बहस कीजिए कि कांग्रेस में दिक्कत क्या है कि इस चीज पे आने के बजाय वो इसको सेक्युलरिज्म का पोस्चरिंग देता है। ठीक है, जवाब मैं चाहूंगा कि बहुत थोड़ा जल्दी जल्दी जो है दोनों लोगों का चाहूंगा इस पर आंसर। रितु चौधरी जी, पहले आप। देखिए, सवाल इतना बड़ा किया है और आप मुझे कह रहे हैं कि आंसर आप छोटा सा दीजिए। नहीं, चलिए, मैं कोशिश करती हूँ कि कम शब्दों में जो है ज्यादा बात कहने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 1 जो है, आर्टिकल 1 कहता है कि भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये संविधान कहता है हमारा, और यही भाषा जो है, यही संविधान की भाषा जो है, वो जो है तमाम जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं भारत में वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये रही कि भारत का जो संविधान लिखा, कांग्रेस ऐसी पार्टी है पहली बार कि जिसने, जो सदियों से चला रहा था। आपको पता है दलितों के साथ क्या होता था? आगे एक मटकी बांध दी जाती थी और पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि वो चले तो उसके पैरों के निशान भी ना रहे। कौन सी किताब पढ़ लेते हैं आप? कदर भेदभाव था इस देश में। आदिवासियों को जंगलों से निकलने नहीं दिया जाता था, उन्हें देखते ही मार दिया जाता था, जानवरों की तरह उनका जो है उनसे भेदभाव किया जाता था। इस तरह का भेदभाव था इस भारत में, और संविधान उनको एक समानता। ठीक है, लेकिन इसको फिर भी मैं बीच में कहूंगा कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकती आप, इसको जनरलाइज नहीं कर सकती। जरूर हुआ होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकती। जी, एक कॉपी नहीं होगा, मुझे अपनी बात बोल लेने दीजिए। चलिए बोलिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के तमाम वर्गों जो कि हाशिए पे रखे गए, जिनको गांव से बाहर रखा गया और जिनके साथ भेदभाव हुआ, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आती है कांग्रेस पार्टी, जो ये संविधान बनाने का काम करती है, और उस संविधान के ऊपर रुदाली मचाती है आरएसएस। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरह के लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनका जो है, जो तथाकथित जिनको वो बड़े लोग मानते हैं, उनके साथ वो लोग बैठे। तो इस पर रुदाली कौन मचाती है? बराबरी की कौन बात करती है? कांग्रेस पार्टी। और जो भाजपा है वो क्या करती है? केवल बांटने काम करती है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो। इस प्रकार की राजनीति का काम केवल भाजपा करती है। कांग्रेस भाजपा को पेट में दर्द ही इसलिए है कि राहुल गांधी बराबरी की बात क्यों कर रहे हैं? वो ये क्यों कह रहे हैं कि 90 सेक्रेटरीज में से आधे से ज्यादा सेक्रेटरी जो है वो दलित और ओबीसी होने चाहिए, आदिवासी होने चाहिए? वो ये बात क्यों करते हैं? वो यूं कहते हैं कि पेपर बनाने में दलितों का भी योगदान होना चाहिए? वो ये क्यों कहते हैं कि मीडिया में जो है, मीडिया संस्थानों में दलित और आदिवासियों को बराबर का हक मिले? जब आदिवासी और दलितों के बराबर हक की बात करते हैं तो आरएसएस के और भाजपा के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब ठीक है, जो है नैरेटिव घड़ा जाता है ताकि कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा सके। ठीक है, लेकिन उठाने का दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, वंचितों को उठाने का काम। ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया। समय बहुत कम है, सच में यकीन मानिए। मेरे प्रोड्यूसर बार बार कह रहे हैं चर्चा खत्म करनी है, अभी धनंजय जी को बोलना है। धनंजय जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए प्लीज, थोड़ा शॉर्ट रखिएगा जी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। वाल्मीकि समाज क्या है? क्या थे महर्षि वाल्मीकि? दलित थे। मीराबाई रामारानी थी, महारानी थी, छत्राणी थी। उनके कौन थे गुरु? रहसु। क्या थे? चमार थे। क्या थे? दलित थे। इस देश के दलितों वंचितों की ऐसी कोई बात नहीं थी। भारत के कल्चर में ये नहीं था। ये अंग्रेजी कल्चर, जिस कल्चर से कांग्रेस का जन्म होता है, जिस सोच कुत्सित विचार से ये जन्म लेती है पार्टी, उस कुत्सित विचार के लोग ऐसा सोचते हैं। भारत की संस्कृति संप्रभु संस्कृति रही है, जहां दलितों के वंचितों ने इस समाज का अंतिम। अब बिरसा मुंडा क्या थे? आदिवासी थे। आजादी की पहली लड़ाई किसने लड़ी? बिरसा मुंडा ने लड़ी। तीर धनुष लेकर के लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। सैकड़ों साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर उनको जीवंत और प्राणवंत करते हैं। हमें 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। पहली बार को, दूसरी बार दलित को, तीसरी बार आदिवासी को। कांग्रेस के सिर्फ चाटुकारों का काम है और देश को खंड विखंड करने का काम है इनके लिए। हमारे लिए भारत है। भारत जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये हमारे लिए राष्ट्र पुरुष है। कंकड़ संकट है। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, आप दोनों ने दरअसल अपनी अपनी बातें कही हैं। ठीक है,
ठीक है, आप दोनों ने अपनी कांग्रेस बातें, को ठीक है, अगर भारत थोड़ा सा भी समझ में आ जाता तो कांग्रेस की ये भगोड़े वाली स्थिति कांग्रेस की ठीक नहीं है, होती। ठीक है, और कम से कम आप इतना दोनों का तो पॉइंट आ जानिए गया। चलिए, कि जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, और जिस पद पर निखिल जी एंकर रहेगा टीवी के तो एक और बैठ करके बोलेंगे तो बात दूरदर्शन इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा, इसमें तो माथा पीट लेना ठीक है, चलिए, अब एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, अब कम से कम चलिए, अरे चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप मैं ये चाह रहा था कि चर्चा कम से कम इस बात पर हो कि ये जो एक नया विमर्श चालू किया गया है, इस पर इसका क्या मायने हैं, क्या नस्ल भेद या रंग भेद, इस पर क्या वोट की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल शायद इस पर चर्चा हो नहीं सकी। धनंजय गिरी, ऋतु चौधरी और विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में शरद पवार की जो सियासत है वो आखिर किस ओर जा रही है और क्या वो कांग्रेस में विलय का कोई संकेत दे रहे हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था।